जनवरी में सिल्वर की रिकॉर्ड तेजी ने निवेशकों को बड़ी कमाई का मौका दिया, लेकिन फरवरी आते आते जो है तस्वीर पूरी तरह बदल गई। फरवरी 2026 में सिल्वर ईटीएफ से लगभग 826 करोड़ निकल गए। जनवरी में रिकॉर्ड 9,463 करोड़ का जो है निवेश आया था, लेकिन फरवरी में जो है ये 826 करोड़ का पैसा क्यों निकाला गया, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, कुछ दिन पहले ही जो है एम्फी के डेटा को भी हम लोग जो है डिकोड कर रहे थे। कहा गया था कि कितना आउटफ्लो गया, इनफ्लो हुआ, कहाँ सबसे ज़्यादा जो पैसा आया है और कहाँ तो पैसा निकला है। क्या उसी की कड़ी को देखते हुए ये है सिल्वर ईटीएफ वाला नंबर? बिल्कुल, ये नंबर वही एम्फी के ही नंबर हैं जो फरवरी के महीने के नंबर हैं, जो सिल्वर ईटीएफ को लेके एक बड़ी अलग तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं। जितना हाइप सिल्वर को लेके, सिल्वर ईटीएफ को लेके क्रिएट हुआ पिछले कुछ वक्त में, जिसमें जनवरी में 9,500 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया और उसके बाद फरवरी में ये पूरा डिप हुआ और आपका जो अगर नेट आप देखेंगे तो नेट आउटफ्लो दिखाई दे रहा है 826 करोड़ रुपए का। जी। तो ये एक बड़ा विचित्र सा माहौल है, जहां जो एक दो चीज़ों की तरफ इशारा करता है कि क्या इन्वेस्टर्स को अब सिल्वर में एक बड़ा खतरा नज़र आ रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सिल्वर जो है उसमें क्रैश और हो सकता है, क्योंकि जनवरी के बाद से सिल्वर में एक गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई, एक बड़ा क्रैश जो है वो नज़र आया था फरवरी के महीने में। तो वो नंबर क्या यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग की और साथ ही साथ खुद को थोड़ा दूर रखा कि सिल्वर में कहीं अगर बड़ा क्रैश आया तो इसके बाद फिर पोर्टफोलियो में यहाँ पे नुकसान नज़र आने लगेंगे। तो ये एक तस्वीर ऐसी है जो, और गोल्ड के ईटीएफ को भी हमने देखा कि जनवरी के मुकाबले फरवरी में गोल्ड के ईटीएफ में भी जो इन्फ्लो है वो कमज़ोर रहा है। जी। विशाल, लेकिन प्रवीण सर, रॉबर्ट कियोसाकी साहब तो कहते हैं कि एक टाइम का खाना मत खाइए, अगर $10 भी बिल्कुल। है आपके पास तो भाई अभी सबसे पहले अगर कुछ खरीदना है तो चांदी खरीद लीजिए, बहुत जल्दी आप रईस बन जाएंगे। फिर 200 जो है डॉलर का टारगेट उनका अभी भी इंटैक्ट है। ऐसे माहौल में इनको सुने या ये डेटा समझें? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये मंथ ऑन मंथ का नंबर है जो ये बताता है कि एक महीने में सिल्वर को लेके थोड़ा सा सेंटीमेंट बदला है और थोड़ा सा इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की है। हो सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जैसा रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि साहब आप किसी भी कीमत पर सिल्वर खरीद लीजिए और इसको खरीदते जाइए, ताकि लंबे वक्त में आपको यहीं से असली मुनाफा नज़र आएगा या असली मुनाफा यहाँ से मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सिल्वर को लेके दोनों ही बातें, ये जो फरवरी का डेटा हो सकता है ये वन ऑफ एक ट्रेंड दिखाई दे रहा हो, एक महीने का ट्रेंड हो सकता है मार्च में जिस तरह के वोलेटाइल माहौल है ग्लोबल में, हो सकता है जब मार्च के नंबर आए अप्रैल में, तब वहाँ पे मार्च में एक बार फिर से सिल्वर में इन्फ्लो हमको बढ़ते हुए विशाल दिखाई दें। लेकिन जिस तरह से आपने जो अभी बात बोली सर कि अभी जो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है और बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो क्या माना जाए सर कि जो अभी जो युद्ध वाली जो परिस्थिति बनी हुई है लंबी चलेगी बॉस? नहीं, युद्ध की परिस्थिति अभी लंबी चलने के आसार यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ईरान अब एक तरह से हावी होता हुआ इस पूरी जंग में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा चौक पॉइंट है या सबसे बड़ा लेवरेज जो ईरान की तरफ दिखाई दे रहा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जिसका वो स्ट्रेटजिकली इस्तेमाल कर रहा है पूरी दुनिया पर प्रेशर बनाने के लिए जी। कि अगर हम फंसे हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ फंसेगी। और यही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सिलेक्टिवली केवल और केवल चीन के जहाज़ों को निकलने की जो इजाज़त दी गई है, बाकी दुनिया के या बाकी एशिया के जो बाकी देश हैं उनका जो ट्रेड है वहाँ से उसको पूरी तरह रोक दिया गया है। आईईए का कहना है कि ईरान की जंग जो है वो क्रूड मार्केट में या ऑयल के मार्केट के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। दुनिया भर के लिए सप्लाई लाइंस जो है वो चोक यहाँ पर हो सकती हैं। तो लड़ाई के मुझे जो 3 शर्तें ईरान ने रखी, हम लोगों ने उस पर प्लीज़ बता दीजिए। डिस्कस किया था न्यूज़ रूम में। ईरान ने अमेरिका के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी कि अगर आप चाहते हैं कि जंग रुके तो आपको 3 शर्तों को मानना पड़ेगा। पहली शर्त ये है कि आपको ईरान के जो सॉवरन राइट्स है या ईरान के जो लेजिटिमेट राइट्स हैं उनको जी। आपको स्वीकार करना होगा। इसमें कई सारी चीज़ें विशाल आ जाती हैं। फिर एक चीज़ आ जाती है कि आपकी रिजीम किस तरह से काम करेगी। जो एक इज़राइल का और अमेरिका का एक एजेंडा ये था कि हम साहब ईरान में एक रिजीम चेंज करें, एक लिबरल डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र किस तरह से चलेगा उसकी एक पूरा का पूरा बदलाव वहाँ पे दिखाई दे। तो ईरान वहाँ से खुद को
ये साफ तौर पे कह रहा है कि ये सब चीज़ें हमारे साथ नहीं चलेंगी, ईरान अपने हिसाब से चलेगा। एक चीज़, दूसरी जो लेजिटिमेट राइट्स में है उसमें एक मसला इस न्यूक्लियर। चीज़ का हो सकता है, न्यूक्लियर बम भले ना हो बट ईरान का जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है, बाकी जो खुद को आर्म रखने का जो प्रोग्राम है, उसको ईरान इंटैक्ट चाहता है। ईरान डिसआर्म जो है खुद को नहीं करने की तरफ देख रहा होगा। तो दो बड़ी चीज़ें इस एक शर्त में शामिल हो सकती हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ईरान जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि साहब आप जो है हमको इंटरनेशनल गारंटी इस बात की दीजिए कि इस जंग के बाद कोई और देश जो है ईरान के अगेंस्ट एग्रेशन ना जो है दिखाए। वो नहीं दिखाएगा। तो दूसरी बड़ी डिमांड ये है कि साहब इजराइल, ऐसा ना हो कि अमेरिका अभी गारंटी दे दे कि ठीक है साहब जंग रोक लेते हैं और पता चला जंग रुकी, उसके महीने भर बाद इजराइल फिर से वहाँ बम मार या दे। प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट कर दे। हाँ, तो एक पूरा कंप्लीट इंटरनेशनल गारंटी ईरान चाहता है कि साहब आपको हमको ये गारंटी देनी होगी कि यहाँ से जो है वो जो है किसी जी। तरह का एग्रेशन नहीं होगा। और एक बड़ी चीज़ ये है कि ईरान के खिलाफ लगे हुए सारे जो है सैंक्शंस जो हैं वो हटें। और बड़ी एक जो बात ईरान ने कही है मुआवजा कि वाली जो जो आपने नुकसान किया है जी। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिल्डिंग्स का, उस सब का रिपेयर का क्या कॉस्ट होगी, उस सब का मुआवजा हमको आप दें। जी। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए इन शर्तों को स्वीकार कर पाना मुश्किल होगा। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ना अमेरिका ना इजराइल इस बात की गारंटी देंगे कि फ्यूचर में ईरान के खिलाफ कोई एग्रेशन नहीं होगा। या अगर गारंटी भी दे भी दें तो उसको अमली जामा पहना पाएं, ये भी देखना बड़ा नहीं, अगर अच्छा। इंटरनेशनली आप गारंटी देते हैं तो आपको उस चीज़ का पालन बाइडिंग करना करना होगा। नहीं तो फिर आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो पटल है उस पर आपकी स्टैंडिंग या जो आपका मोरल कंपास है वो फिर आपका टूटता हुआ दिखाई देगा। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपने एक स्टोरी दी थी मुझे करने के लिए। आपने कहा था कि गोल्ड सिल्वर जो है इस पर लोगों का जो रुझान है वो कम होता हुआ दिख रहा है। उस कहानी को मैं इससे जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल। फिर वो कहानी आई कि कॉपर पर, यूरेनियम की तरफ जो है लोग जो है मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अगर इस डेटा को अगर समझे तो सही बात है, लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो क्या ऐसा पैसा सही में सर कॉपर, यूरेनियम और अगर जो इस तरह से जो है मैग्नेट्स जो है। पैसा निकला है मुझे लगता है इसका एक बहुत फ्रैक्शनल अमाउंट गया होगा अदर बहुत मेटल्स में। दूसरे प्रेशियस मेटल्स में। हाँ, कॉपर होगा, एल्यूमिनियम हो गया, यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि एक जो बात आ रही है सिल्वर को लेके, वो सिल्वर की डिमांड को लेके भी आ रही। विशाल, कहा यह जा रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की को लेके जो है सिल्वर की वो थोड़ी मॉडरेट हुई है। ओके। इसलिए मॉडरेट हुई है क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस जिस तरह से ऊपर गए, अब उसमें जो भी कारोबारी हैं, जो भी सिल्वर को यूज़ करते हैं, चाहे सोलर पैनल हो या दूसरे कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, वहाँ पे अब जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ये देख रहे हैं कि क्या कॉपर से काम चल सकता है, सस्ता मेटल है, सब्स्टिट्यूट क्या देखा जा रहा है। एल्यूमिनियम से काम चल सकता है। तो इन मेटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चांदी से थोड़ी दूरी बना रहे हैं। तो इस वजह से एक जो डिमांड है वो भी यहाँ पे मॉडरेट होती हुई नजर आ और रही है। लंबी विशाल, अवधि में तो बॉस मैं आपसे समझना मैं चाहूँगा कि सिल्वर का जो फ्यूचर है वो भी तो इंटैक्ट होगा ही ना भाई। क्योंकि देखिए सोलर एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, वहाँ तो अभी भी इसकी ज़रूरत तो होगी। तो लंबी बिल्कुल अवधि में तो सिल्वर तो ठीक ठाक ही होगा। बिल्कुल। इसीलिए जो बात रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि साहब आप चांदी को खरीदते रहिए और आगे चल के $200 या और जो लेवल हैं वो आगे आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। लेकिन अब एक स्टैग्नेंट पोजीशन हो सकती है, एक बात। दूसरी बात, बहुत उतनी सारे वॉलेटिलिटी नहीं दिखेगी अब। हाँ, प्राइसेस में उतनी तेजी से जी। जो जिस तरह एक साल में प्राइसेस भागे 170-72%, उतना तेज आपका ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। दूसरी बात, बहुत सारे एक्सपर्ट ये मान कर चलते हैं कि चांदी जो है वो सोने के मुकाबले बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। प्राइसेस में जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो चांदी में ज़्यादा हैं, गोल्ड में कम है। हो सकता है ये चीज़ इन्वेस्टर को भी समझ में आ रही है और इसीलिए जो है आप देखिए कि गोल्ड में जो है वो जाहिर तौर पर जनवरी के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी इनफ्लो नज़र आ रहा है, जी। जबकि चांदी में सीधे तौर पर रिडेम्पशन और आउटफ्लो नज़र आ रहा है। तो डेटा से समझ लेते हैं सर, 2 बिल्कुल। लाख से सीधे 4 लाख चांदी। बिल्कुल। और जो सोना अगर देखिए तो 1.5 लाख से सीधे 1.78 था या बिल्कुल। 1,80,000 के आसपास था, वहाँ से फिर 1,60 के बिल्कुल। आसपास आ गया। तो गोल्ड को एक स्टेबल जी। असेट माना जाता है।